नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। आपके लिए लाया हूं देश और दुनिया भर की खबरें बिना किसी लाग लपेट के। बस आप मेरे साथ 60 मिनट तक बने रहिए, आंख कान खोल के। सबसे पहले 4 बड़ी खबरें। राजस्थान के कोटा में जेके लोन अस्पताल में 100 से ज्यादा बच्चों की मौत पर घिरे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सफाई दी कि इस मसले पर उनकी सरकार संवेदनशील है और इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस मुद्दे पर पार्टी प्रभारी से चर्चा कर नाराजगी जताई है। 2 दिन के कर्नाटक दौरे पर गए पीएम मोदी ने तुमकुर में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की तीसरी किश्त जारी की। इस दौरान पीएम ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि एक समय था जब गरीबों और किसानों के लिए भेजे गए 1 रुपए में से उन तक सिर्फ 15 पैसे पहुंचते थे, लेकिन आज सारा पैसा सीधे किसान के खाते में जाता है। लखनऊ समेत यूपी के 8 जिलों में नागरिकता कानून के विरोध के दौरान हिंसा करने वाले उपद्रवियों को वसूली नोटिस भेजे गए हैं। सरकार ने इस नोटिस का जवाब देने के लिए 7 दिन की मोहलत दी है। इसके बाद सरकार आगे की कार्रवाई करेगी। सीएम योगी ने कहा था कि हिंसा करने वालों से ही नुकसान की भरपाई की जाएगी। और अभिनेता अक्षय कुमार के लिए 2019 बड़ी कामयाबी का साल रहा और वो बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा दबदबा बनाने वाले स्टार बन गए। 2019 में आई अक्षय की 4 ब्लॉकबस्टर फिल्में केसरी, मिशन मंगल, हाउसफुल 4 और गुड न्यूज ने कुल 665 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर उन्हें यह रुतबा दिलाया है। केरल की कोच्चि में सीएए का विरोध किया गया। केरल के कोच्चि में कई मुस्लिम संगठनों ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ बड़ी संख्या में एकजुट होकर विशाल प्रदर्शन किया और हाथों में तख्तियां लेकर जमकर नारेबाजी की। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके में ट्रैफिक पुलिस के चालान काटने से बौखलाए एक युवक ने अपनी बाइक में आग लगा दी। इस घटना के बाद पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर उस पर केस दर्ज कर लिया। बिहार के सुपौल में एक सरपंच ने प्रेमी प्रेमिका की बेरहमी से पिटाई कर दी। सरपंच ने भयंकर ठंड में महिला और उसके प्रेमी को जमकर पीटा और 12 घंटे तक खुले आसमान के नीचे बांधे रखा। पंजाब के लुधियाना में एक साइकिल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिसकी लपटें दूर दूर से पंजाब के लुधियाना में एक साइकिल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिसकी लपटें दूर दूर से दिखाई दे रही थी। आग पर काबू करने में दमकल कर्मियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। उत्तर प्रदेश के गोंडा में बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के सामने एक शिक्षक ने छुट्टी के लिए रिश्वत मांगने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। गुस्साए शिक्षक ने अपने कपड़े उतार दिए और जेब से रुपए निकालकर दफ्तर के सामने फेंक दिए। पैसा चाहिए तो ले लो यार, भीख मांगो। कर्नाटक के कलबुर्गी रेलवे स्टेशन पर खड़ी मालगाड़ी के डिब्बे में अचानक से भयंकर आग लग गई, जिससे सभी बोगियां आग की चपेट में आ गईं। हालांकि इस घटना में किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक के 2 दिन के दौरे पर तुमकुर के सिद्धगंगा मठ पहुंचे और पारंपरिक तरीके से आरती की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने एक पौधा भी लगाया। उत्तराखंड में पिथौरागढ़ के मुनस्यारी इलाके में भारी बर्फबारी से घर, बाजार, रास्ते और पहाड़ सभी बर्फ की सफेद चादर से ढक गए। साथ ही भारी बर्फबारी के चलते तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई। इटली की राजधानी रोम में नए साल पर जमकर जश्न मनाया गया। इस दौरान राजधानी की मुख्य सड़क पर शानदार परेड निकाली गई, जिसके दोनों ओर हजारों की संख्या में लोग खड़े दिखे। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में नए साल का स्वागत करने के लिए मशहूर बीच कोपाकाबना में 20 लाख लोग जमा हुए और 15 मिनट तक चली शानदार आतिशबाजी का लुत्फ उठाया। इस दौरान लोग म्यूजिक पर नाचते हुए दिखाई दिए।
यूपी के गोंडा में बच्चे के इलाज के लिए जब एक शिक्षक को विभाग से छुट्टी नहीं मिली तो उसने शिक्षा अधिकारी के दफ्तर में तांडव मचा दिया। आरोप है कि छुट्टी मंजूर करने के लिए शिक्षा अधिकारी और उनके बाबू ने 30,000 रुपए की मांग रखी, जिसके बाद प्रवीण कुमार नाम का यह शिक्षक भड़क गया। अरे यार, अरे पैसा ले लो यार, पैसा लो ना, आओ ना, ये पैसा बहुत है भैया, लूट लो पैसा, मिल ले भैया, मिल ले, 10,000 ज्यादा लाया हूं, ले लो, लूट लो, लूट लो, यहाँ पढ़ाई है पैसा, लूट लो, ले जाओ, हमारे बीवी बच्चे आपस में सुखी रहते, लूट लो, मजाक बना रखा है, इससे कौन उड़ाओगे? प्रवीण कुमार का बच्चा अस्पताल में भर्ती है, जिसके इलाज के लिए उसने छुट्टी की अर्जी ऑनलाइन दी थी, लेकिन पहले तो खंड शिक्षा अधिकारी ने मंजूरी देने के लिए रुपए मांगे और आरोप है कि जिला शिक्षा अधिकारी के दफ्तर में भी रिश्वत के तौर पर 30,000 रुपए मांगे गए। इसके बाद कड़कड़ाती ठंड में प्रवीण कुमार ने अपनी शर्ट उतार दी और विरोध शुरू कर दिया। मैं तो चोर नहीं हूँ ना, मैं तो रोज जाता हूँ विद्यालय, अपना काम करता हूँ, बच्चों के लिए मेहनत करता हूँ, 2 अवार्ड प्राप्त नहीं किया है, मेरे को अवार्ड प्राप्त, ऐसे अवार्ड प्राप्त करने के लिए क्या फायदा मिला मुझे? गुस्से से कांप रहे प्रवीण कुमार ने दफ्तर के अंदर भी अधिकारी और कर्मचारियों पर भड़ास निकाली। दफ्तर के गेट पर बिखरे हुए रुपए शिक्षा विभाग के भ्रष्टाचार की चुगली करते रहे और ये शिक्षक बौखलाहट में मरने मारने पर उतारू हो गया। आज से शिक्षक नहीं हूँ मैं, यही मारूंगा, यहाँ मारूंगा, डंडा लेके मारूंगा, गोंडा के हो मैं आगरा का हूँ, लेकिन यहाँ मारूंगा बहुत। आरोप है कि प्रवीण कुमार की छुट्टी की अर्जी 2 बार नामंजूर की गई और जिला शिक्षा अधिकारी ने जब मंजूरी दे दी तो दफ्तर के बड़े बाबू ने भी रिश्वत की मांग रख दी। उसके बाद यहाँ पर आया हूँ, बीएसए साहब से मेरी बात हुई, बीएसए साहब ने मुझे आश्वासन दिया कि आपकी छुट्टी हो जाएगी। उसके बाद मैं यहाँ पर आया हूँ, जो यहाँ जनबजा बाबू है, मुझसे बोलता है पैसा चाहिए 30,000 रुपए। क्यों दूंगा 30,000 रुपए? मैं किस लिए काम करूँ? मेहनत से काम करता हूँ, मेरा बाप पैरालाइज है, मेरी बीवी बच्चे यहाँ है, मेरा बेटा हॉस्पिटलाइज है, मैं किस चीज का पैसा दूंगा भाई साहब, मुझे बताइए। हल्ला हंगामा देखकर वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिसके बाद शिक्षा अधिकारी दफ्तर से बाहर निकले। नर्म लहजे में उन्होंने प्रवीण कुमार को समझाया और दफ्तर के अंदर मसले को सुलझाने का भरोसा दिया। तब कहीं जाकर ये बवाल खत्म हुआ, लेकिन यूपी के शिक्षा विभाग की हकीकत जरूर सामने आ गई। नागरिकता कानून के विरोध और समर्थन में सियासत इस कदर हावी है कि मशहूर शायर फैज अहमद फैज की नज्म भी हिंदू और मुसलमान में बांट दी गई। आरोप लगाया गया है कि पाकिस्तानी शायर फैज की एक नज्म हिंदू और हिंदुस्तान विरोधी है और यही नज्म IIT कानपुर में नागरिकता कानून का विरोध करने वालों ने गाई। लेकिन फैज की नज्म हम देखेंगे कि कुछ शब्दों पर तुरंत ही बवाल खड़ा हो गया। बस नाम रहेगा अल्लाह का, जो गायब भी है हाजिर, जो मंजर भी है नाजिर, रहेगा लेकिन जैसे ही ये लाइनें पढ़ी गईं, वहां तमाशा खड़ा हो गया। देखते ही देखते छात्रों का एक गुट नज्म के खिलाफ हंगामे पर उतारू हो गया। गनीमत थी कि वहां पुलिस मौजूद थी और उन्होंने बीच बचाव कर मामला शांत करवाया। लेकिन बवाल यही खत्म नहीं हुआ। IIT कानपुर में फैज की इस नज्म को लेकर मामला गर्मा गया। छात्रों का एक गुट इसके खिलाफ खुलकर खड़ा हो गया और इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मशहूर शायर फैज ने ये नज्म पाकिस्तान के तानाशाह जियाउल हक की सरकार के खिलाफ लिखी थी। सरकार विरोधी रुख की वजह से फैज को जेल भी जाना पड़ा और दूसरी तकलीफें भी उठानी पड़ी थी। हम देखेंगे नज्म में भी उन्होंने पाकिस्तान सरकार के खिलाफ आम आदमी की जीत का दावा किया। जाएंगे, पहले हरम मसलक पे बिठाए जाएंगे। लेकिन 17 दिसंबर को IIT कानपुर के कैंपस में जमा छात्रों ने नागरिकता कानून पर विरोध दर्ज करते हुए जब फैज की नज्म पढ़ी तो इसे हिंदू और राष्ट्र विरोधी करार दिया गया। ऐतराज नज्म में इस्तेमाल अनलहक शब्द से है, हालांकि इसका अर्थ होता है मैं ही ब्रह्म हूँ या मैं ही खुदा हूँ। लेकिन फैज की नज्म जैसे ही IIT कानपुर में विरोध की आवाज बनी, इसे हिंदू विरोधी बताते हुए सियासत तेज हो गई। हालांकि मशहूर गीतकार और शायर जावेद अख्तर ने नज्म का विरोध करने वालों की समझ पर सवाल उठाए और साफ किया कि नज्म में इस्तेमाल हुआ अनलहक शब्द कट्टरवादी इस्लाम के खिलाफ दिया गया सूफियों का नारा है। अनल हक का नारा सूफी लगाते थे,
फंडामेंटलिज्म के खिलाफ, ट्रेडिशनल रिग्रेसिव रिलीजियस इंटरप्रिटेशन के खिलाफ। और सरमद नाम का एक फकीर इसी दिल्ली में जो अनल हक का नारा लगाता था, और अनल हक के नारे की वजह से उसकी गर्दन कटवाई। किसने कटवाई? औरंगजेब ने। औरंगजेब अनल हक के नारे के खिलाफ था। वो कहता था ये इस्लाम के खिलाफ नारा, इसमें तो तुम कह रहे हो कि तुम और खुदा अलग नहीं हो। इसको ये कहना कि हिंदुओं के खिलाफ, इसके ऊपर तो इल्जाम ये रहा है अनल हक के ऊपर कि ये तो हिंदू फिलॉसफी है। लेकिन आईआईटी कानपुर में फैज की नज्म पर शुरू हुआ बवाल बजाय थमने के बढ़ता ही गया। बस नाम रहेगा अल्लाह का, जो गायब भी है हाजिर, जो मंजर भी है नाजिर भी, रहेगा अनल हक। ये देखकर पतंगें भी हैरान हो गईं, अब तो छतें भी हिंदू मुसलमान हो गईं। बात निकली तो सियासी गलियारे तक पहुंची और सरकार के नजरिए पर विपक्ष ने तीखा हमला बोला। शायर चाहे देश का हो चाहे विदेश का हो, अगर उसकी कविता या उसकी शायरी या उसकी नब्ज सकारात्मक है और लोगों को मिलाने वाली है, समाज के पक्ष की है, तो कोई हर्जा नहीं। लेकिन अगर वो बांटने वाली है तो फिर पाकिस्तानी शायर का हिंदुस्तान में नज्म गाने का, जिसमें बुत परस्ती के खिलाफ हो या किसी प्रकार के वर्ग संप्रदायों को आपस में एक दूसरे से लड़ाने की बात हो, नष्ट करने की बात हो, उसकी इजाजत उत्तर प्रदेश में नहीं मिलेगी। मिलिट्री डिक्टेटरशिप पाकिस्तान ने कहा ये पाकिस्तान विरोधी है, और यहाँ ये लोग ऐसे बातें कर रहे हैं। आप बोले इनको ना इतिहास पता है कि क्या कर रहे हैं हमें। लेकिन कैंपस के बवाल को खत्म करने के लिए प्रशासन को कदम उठाना पड़ा। इसके हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी बैठी गई है और उसकी जब जांच आ जाएगी तभी एक्शन होगा। लेकिन इस बीच पाकिस्तान में सरकार के खिलाफ लिखी गई फैज की नज्म सोशल मीडिया के जरिए सभी लोगों तक पहुंच गई। पटना में आरजेडी और जेडीयू के बीच पोस्टर वॉर छिड़ गई। पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर लगे पोस्टर में लालू राबड़ी की तस्वीर के साथ आरजेडी के पिछले कार्यकालों पर सवाल उठाए गए, जिसमें इशारों में चारा घोटाले, हिंसा और बाढ़ की तस्वीरों को जोड़ते हुए पूछा गया, हिसाब दो, हिसाब लो। दिल्ली मेट्रो ने सफर के दौरान यात्रियों को मुफ्त वाईफाई की सुविधा शुरू कर दी है। सबसे पहले ये सेवा एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर उपलब्ध कराई गई है। एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन की सभी ट्रेन्स में वाईफाई जो है लॉन्च की है, फ्री वाईफाई सर्विस। ये बड़ी सिग्निफिकेंट है। आप अगर देखें आज जो समय है उसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिल्ली में एनसीपी नेता और पूर्व सांसद डीपी त्रिपाठी का लंबी बीमारी के बाद 67 साल की उम्र में निधन हो गया। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान अनिल दुजाना गैंग के 1 लाख के इनामी शार्प शूटर को गिरफ्तार किया है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में 1 जनवरी से स्वास्थ्य सेवाओं में 10% की बढ़ोतरी के विरोध में लेफ्ट ने त्रिवेंद्र सरकार का पुतला फूंका। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, त्रिवेंद्र रावत सरकार होश में हो, होश में हो, होश में हो। यूपी के फर्रुखाबाद में एक युवक की हत्या करने के बाद उसका शव पानी से भरे एक गड्ढे में फेंक दिया गया, जिसकी सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। उत्तराखंड के नैनीताल में एक घर में गुलदार घुसने से हड़कंप मच गया। इस दौरान गुलदार पालतू कुत्ते का पीछा करता दिखा। महाराष्ट्र के नागपुर में भारी बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया। इस दौरान कुछ गाड़ियां पानी भरे अंडरपास में फंसी नजर आईं। इंडोनेशिया के जकार्ता में बाढ़ के कारण 4 लोगों की मौत हो गई और हजारों लोग बेघर हो गए। जर्मनी के बर्लिन में एक क्रेफेल्ड चिड़ियाघर में भीषण आग लगने से ओरेगेटॉन चिंपैंजी और अफ्रीकी बंदर समेत कई पशुओं की जिंदा जलकर मौत हो गई। राजस्थान के कोटा के जेके लोन अस्पताल में बच्चों की मौत का मामला तूल पकड़ चुका है। एक तरफ बच्चों की मौत का आंकड़ा 100 के पार पहुंच गया, तो वहीं दूसरी तरफ इस पर सियासत भी तेज हो गई है, क्योंकि कोटा में बच्चों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है।
पिछले 48 घंटे के अंदर 9 और बच्चों की मौत के बाद अब यह आंकड़ा 100 से ऊपर पहुंच गया। अभी तक इस मामले में कोई ठोस एक्शन नहीं लेने पर गहलोत सरकार को विपक्षी दलों ने निशाने पर ले लिया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बच्चों की मौत पर दुख जाहिर करते हुए ट्वीट कर लिखा, सोनिया गांधी और प्रियंका महिला होकर भी माताओं का दुख नहीं समझ पा रही। बीएसपी सुप्रीमो ने भी बच्चों की मौत पर प्रियंका गांधी वाड्रा को आड़े हाथों लिया। मायावती ने कहा कि यूपी में इंकलाब का झंडा बुलंद करने वाली प्रियंका कोटा जाकर बच्चों के माता पिता से क्यों नहीं मिलती। वहीं राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा मांग लिया। अब जो स्थिति बनी है जिसमें मौतों का आंकड़ा 100 के लगभग पहुंचता है और उस पर भी यदि मुख्यमंत्री संज्ञान नहीं लेते हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को संज्ञान लेना चाहिए और यदि नैतिकता बची हो तो मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। बच्चों की मौत पर चौतरफा घिरता देख राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री ने गेंद बीजेपी के पाले में डाल दी। पहले तो बीजेपी अध्यक्ष से मैं एक सवाल करना चाहता हूँ कि जब 2012 में हमारी सरकार थी, हमने 60 बच्चों के बेड बढ़ाए, वहाँ वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी उसकी। बीजेपी की सरकार आने के बाद वो बेड कहाँ गायब हो गए। अगर आज वो बेड यहाँ होते तो एक बेड पे 2 बच्चों को हमको नहीं लेट होना पड़ता। अपराध आप खुद कर रहे हो। बीजेपी बच्चों की मौत पर राजस्थान की गहलोत सरकार को इतनी आसानी से नहीं छोड़ना चाहती। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने तो सीएम गहलोत को ही संवेदनहीन बता डाला। जो बच्चों के जीवन को सुरक्षित नहीं रख पाई वो आगे और क्या करेंगे। दुख इस बात का है कि कुछ घटनाएं होने के बाद भी वो सरकार सोई रही और कई मासूम बच्चों को अपनी जान से सीएम पर हमलावर विपक्ष को जवाब देने के लिए एक बार फिर सूबे के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा सामने आए और इस बार बच्चों के माता पिता को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। 18 लाख बच्चों में से 1 लाख बच्चे क्रिटिकल कंडीशन में पैदा होते हैं। जो मैंने बताया आपको, मदर का हीमोग्लोबिन कम होता है, कई बार उसका असर सीधा बच्चे की सेहत पे पड़ता है। बच्चा जल्दी पैदा हो जाता है, 7 महीने का 9 महीने की बजाय। अंडरवेट पैदा होता है, 600 ग्राम का बच्चा है, उसको बचाना स्वास्थ्य विभाग के लिए चुनौती है। इस बीच अपनी सरकार में बच्चों की मौत पर कांग्रेस की कमान संभाल रही सोनिया गांधी ने नाराजगी जताई और राजस्थान के प्रभारी अविनाश पांडे से इसकी पूरी जानकारी ली। निश्चित रूप से माननीय कांग्रेस अध्यक्ष बहुत ज्यादा गंभीरता के साथ में इस विषय को लेकर गंभीर हैं और इस विषय पे जो कार्रवाई की गई है पूरी सविस्तर रिपोर्ट उनके पास में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी भेजी है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसे आई ओपनर केस बताते हुए सीएम गहलोत से इस संवेदनशील मुद्दे पर गहराई से ध्यान देने की अपील की है। राजस्थान के कोटा में बच्चों का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल मासूमों की कब्रगाह बन गया है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसे आई ओपनर केस बताते हुए सीएम गहलोत से इस संवेदनशील मुद्दे पर गहराई से ध्यान देने की अपील की है। राजस्थान के कोटा में बच्चों का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल मासूमों की कब्रगाह बन गया है। जेके लोन अस्पताल में 1 महीने में 100 से ज्यादा बच्चों की मौत से सूबे के मुखिया अशोक गहलोत सवालों की घेरे में है। वहीं अपने बच्चों को खो चुकी माओं का दर्द कम होने का नाम नहीं ले रहा है। फिर जेके लोन में भर्ती करवाया था मैंने। सब बोलते कि वहाँ पर पकड़ है, वहाँ जाने के बाद में भी मेरा बच्चा हाथ नहीं लगा मेरे को। ये उस माँ का दर्द है जिसके कलेजे का टुकड़ा अब इस दुनिया में नहीं रहा। 5 महीने के तेजस की निमोनिया की वजह से मौत हो गई। आंखों का तारा दुनिया से रुखसत हुआ तो माँ का कलेजा मुंह को आ गया। अब इन्होंने मारा है फिर मेरा बच्चा तो। हाँ, डॉक्टर लोगों की ये लापरवाही है। वहाँ पर डॉक्टर लोगों ने ये किया है, उन्होंने मारा है मेरा बच्चा। जब पूरा देश नए साल के स्वागत में डूबा था, कोटा के जेके लोन अस्पताल में 48 घंटे के भीतर 9 बच्चे दम तोड़ चुके थे। अस्पताल के बाहर मातम और बदहवासी जैसा मंजर था। सभी बच्चे अस्पताल के आईसीयू वार्ड में भर्ती थे। अकेले दिसंबर में अस्पताल में 100 बच्चों को अपनी जान गंवानी पड़ी। दिसंबर में हो गए आपके यार डेट से ईयर की है 963 अस्पताल के शिशु रोग विभाग के मुखिया डॉक्टर अमृतलाल बैरवा की माने तो बच्चों की मौत में अस्पताल की कोई लापरवाही नहीं थी। सभी बच्चे इन्फेक्शन और हाइपोथर्मिया जैसी गंभीर बीमारी के शिकार थे और सभी में लो बर्थ वेट, प्रीमेच्योरिटी विद माइल्ड इन्फेक्शन एंड दी बर्थ स्पिक्स, ये इनके कॉज ऑफ डेथ रहे हैं। क्योंकि न्यूबॉर्न्स में एक कॉज ऑफ डेथ नहीं रहता, मल्टीपल कॉजेज होते हैं। इन्फेक्शन भी जो लोग प्रीमेच्योर होते हैं, लो बर्थ वेट होते हैं, इन बच्चों में रिस्क फैक्टर जबरदस्त होता है। अब इस अस्पताल के दूसरे शर्मनाक पहलू पर भी आपकी नजर जाना जरूरी है। एक तरफ बच्चों के वार्ड की खिड़कियां टूटी हुई थी, जिसके बीच दर्जनों माएं ठंड के टॉर्चर के बीच अपने कलेजे के टुकड़े की सलामती की दुआ मांग रही थी।
वहीं दूसरी तरफ अस्पताल के कर्मचारी हीटर का आनंद ले रहे थे। बच्चे जिए या मरे, इससे इन्हें क्या। अस्पताल के कर्मचारियों और अधिकारियों को ठंड से बचाने के लिए अस्पताल प्रशासन की तरफ से पूरे इंतजाम किए गए थे। हर जगह हीटर लगाया हुआ था। जब हीटर के बारे में अस्पताल सुपरिटेंडेंट से जवाब मांगा गया तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो ऐसे बात करने लगे जैसे हीटर के बारे में उन्हें कुछ मालूम ही ना हो। हीटर क्यों नहीं है का तो मैं जवाब देने की स्थिति में नहीं हूँ अभी, पर हाँ अगर डिमांड आई तो आई विल जनरेट इट एंड आई विल गिव देम। बच्चों के लिए भी व्यवस्था की जाएगी, बिल्कुल कर दी जाएगी, उनसे डिमांड लेंगे और बिल्कुल करेंगे। लेकिन जिस हिसाब से यहाँ मौतें हो रही हैं, उससे कोटा का जेके लोन अस्पताल बच्चों की कब्रगाह बनता जा रहा है। लोग अपने बच्चों को एडमिट कराने से घबराने लगे हैं। जेके लोन अस्पताल में एक के बाद एक बच्चों की मौतें होती जा रही है। आंकड़ा 100 के पार हो चुका है केवल 1 महीने में ही। लेकिन अस्पताल में व्यवस्थाएं सुधारने की कोई कवायद नहीं की जा रही है। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन एक साल में 963 मौतों ने न सिर्फ अस्पताल बल्कि गहलोत सरकार पर भी सवालिया निशान लगा दिया है। तो कोटा में बच्चों की मौत पर सियासत शुरू हो गई तो खुद राजस्थान के सीएम सफाई देने के लिए मीडिया के सामने आए। गहलोत का साफ कहना था कि साजिश के तहत कोटा के मामले को फैलाया जा रहा है। कोटा के अंदर नोइंगली अननोइंगली, इनोसेंटली मिस्टीवियसली कुछ लोग शरारत कर रहे हैं, कुछ लोग इनोसेंटली, कुछ लोग जानबूझ के, कुछ लोग अनजाने में। जिस प्रकार मीडिया में चलाया गया उसमें कोई दम नहीं है। कोटा का जेके लोन अस्पताल प्रशासन सरकारी लापरवाही और बद इंतजामी को बच्चों की मौत के लिए जिम्मेदार नहीं मान रहा। लेकिन सच ये है कि अस्पताल में बद इंतजामी की वजह से ही बच्चों की मौत हो रही है। रिपोर्ट के मुताबिक अस्पताल के 20 वेंटिलेटर में से 11 वेंटिलेटर खराब पड़े हैं, वहीं 6 वेंटिलेटर मरम्मत के लिए गए हुए हैं। बच्चों के वार्ड में 71 वार्मर में से 44 वार्मर ही चालू हालत में हैं। अस्पताल में कुल 28 नेबुलाइजर हैं, जिनमें से 21 काम ही नहीं कर रहे हैं। बेड की कमी की वजह से एक बेड पर 2 से 3 बच्चों का इलाज किया गया, जिससे इन्फेक्शन का खतरा बढ़ गया। यही नहीं, अस्पताल में अपना ऑक्सीजन प्लांट तक नहीं है, यानी ऑक्सीजन सिलेंडर बदलने से बच्चों में इन्फेक्शन का खतरा और बढ़ जाता है। रिपोर्ट में अस्पताल में डॉक्टर और नर्सों की कमी भी बताई गई। अस्पताल में साफ सफाई की उचित व्यवस्था नहीं है। अस्पताल में आईसीयू के शीशे तक टूटे हुए हैं। तमिलनाडु में विवादित लेखक नेल्लई कन्नन को गिरफ्तार कर लिया गया। तमिलनाडु के पेराम्बलूर में मोदी और शाह के खिलाफ टिप्पणी करने वाले तमिल लेखक नेल्लई कन्नन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस मौके पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कन्नन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। असम के बारपेटा में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के काफिले को काले झंडे दिखाए गए और नारेबाजी की गई। उत्तराखंड के चमोली के जोशीमठ तपोवन में हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी के मजदूरों ने 2 महीने से वेतन नहीं मिलने और कुछ कर्मचारियों के निकाले जाने पर काम का बहिष्कार कर दिया और जमकर नारेबाजी की। मांग हमारी पूरी हो, एनटीपीसी होश ना हो, होश ना हो, होश ना हो, होश को तुमको आना होगा, वापस आना होगा। दिल्ली में हिंसा को भड़काने में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं का हाथ होने के बीजेपी के आरोपों पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा ने पलटवार किया और कहा कि ये काम कांग्रेस का नहीं बल्कि बीजेपी का है। हिंसा तो इन लोगों ने भड़काई। मेरे घर के नीचे से इन्होंने कुछ कदम पे इन्होंने बसें चलाई। मैं अपने घर के नीचे बसें चलाऊंगा। और आंख कान खोल के मैं फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको दिखाएंगे प्यार पर 3rd डिग्री टॉर्चर और साथ ही दिखाएंगे हाईवे पर कोहरे का कोहराम। फिल्म खाली पीली का फर्स्ट लुक जारी हो गया। अभिनेता ईशान खट्टर और अनन्या पांडे जल्द ही फिल्म खाली पीली में नजर आने वाले हैं। ईशान ने फिल्म का फर्स्ट लुक इंस्टाग्राम पर शेयर किया, जिसमें वो एक टैक्सी ड्राइवर और अनन्या सवारी के रूप में दिखाई दी।
अभिनेत्री मंदिरा बेदी इन दिनों फुकेट में छुट्टियां मना रही है। मंदिरा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर वर्कआउट करते हुए एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो काफी फिट नजर आ रही है। अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस इन दिनों स्विट्जरलैंड में है। जैकलीन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर बर्फीली पहाड़ियों के बीच मस्ती करते हुए वीडियो शेयर किया है। Very good, perfect. Oh, pizza, pizza. अभिनेता सलमान खान के जीजा आयुष शर्मा ने पत्नी अर्पिता और बेटी आयत के स्वागत के लिए एक स्पेशल सरप्राइज प्लान किया। आयुष ने पूरे घर को गुब्बारों से सजाया। अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा आजकल जर्मनी में है। यहाँ ठंड का मजा लेते हुए परिणीति ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वो बर्फ खाती हुई नजर आई। बिहार के सुपौल में एक प्रेमी जोड़े की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया है। इस घटना का किसी ने वीडियो बनाकर इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसमें दिखा कि गांव के सरपंच ने एक महिला के बाल पकड़कर भरी पंचायत में उसे जमीन पर गिरा दिया, फिर उस पर लाठियों से हमला करने लगा। इस दौरान महिला रहम की भीख मांगती रही, लेकिन सरपंच को उस पर तरस नहीं आया और वो महिला पर दनादन लाठी से प्रहार करता रहा। जिसके बाद गांव के ही कुछ दबंगों ने महिला और उसके प्रेमी को अलग अलग जगह पर बांध दिया। इसके बाद फिर से सरपंच ने दोनों पर लाठी बरसाना शुरू कर दिया। पहले महिला की जमकर पिटाई की गई। इस दौरान खंबे से बंधी महिला रोती बिलखती चिल्लाती रही और रहम की भीख मांगती रही, जिसके बाद सरपंच पास में बंधे प्रेमी की पिटाई करने लगा। वो भी रोता बिलखता रहा, लेकिन उन्हें बचाने के लिए कोई सामने नहीं आया। बताया जा रहा है कि महिला ने अपने प्रेमी को गांव में मिलने के लिए बुलाया था। इसी दौरान उन्हें ग्रामीणों ने देख लिया, जिसके बाद गांव में पंचायत बुलाई गई। प्रेम प्रसंग की बात प्रकाश में आई थी, जिसको लेकर मानगंज पश्चिम के मुखिया और सरपंच पंचायती बैठाए थे और पंचायती करने के क्रम में कुछ ही लोग ग्रामीण लोग मिलकर फाइन किए थे और 15 दिन का समय दिया गया था कि पैसा आप लोग जमा कर दीजिए। जब ये लोग इनकार किए तो ये लोग बुरी तरीके से घेर कर अपने सहयोगों के साथ लोग ग्रामीण लोग मिलकर फाइन किए थे और 15 दिन का समय दिया गया था कि पैसा आप लोग जमा कर दीजिए। जब ये लोग इनकार किए तो ये लोग बुरी तरीके से घेर कर अपने सहयोगों के साथ मारपीट किए थे, जिसमें बताया जा रहा है कि पिटाई के बाद प्रेमी जोड़े की हालत गंभीर है और उनका इलाज किया जा रहा है। बिहार के बेगूसराय में एक धार्मिक कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस बात पर चिंता जताई कि विदेश जाने वाले भारतीय वहां गोमांस खाते हैं, क्योंकि भारत में उनको संस्कार नहीं दिए जाते। गिरिराज सिंह ने स्कूलों में गीता का पाठ कराने का सुझाव भी दे दिया। मिशन के स्कूल में हम बच्चों को देते हैं, मेरा बच्चा महाराज जी IIT तो कर जाता है, इंजीनियर बन जाता है, कलेक्टर बन जाता है, SP बन जाता है, लेकिन महाराज जी विदेश में हमारे बेटे IIT करके जाता है तो 10 में से अधिकतर बच्चे गौमांस भक्षण करते थे, क्योंकि मैंने संस्कार नहीं दिया, मैंने संस्कृति नहीं दी। हमने श्रवण कुमार की शिक्षा नहीं दी बच्चों की। उसके बाद पीड़ा होता है हमारे बच्चे हमें देख नहीं रहे। कम से कम 50 गांव में सर्वेक्षण किया, मात्र 15 घरों में हनुमान चालीसा मिला
3 घरों में गीता और रामायण मिला, इसीलिए हमारे बच्चे अनभिज्ञ हैं, हम उन्हें दोष नहीं देते। कहना चाहता हूं कि स्कूलों में भी अब एक श्लोक गीता का पाठ हो। हालांकि गिरिराज सिंह के बयान पर खुद उनकी ही पार्टी के सुब्रमण्यम स्वामी ने सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा मंत्री जी को विदेश के बारे में जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा है तो उनको पता होना चाहिए, तो बता दें कि इनका सोर्स कौन सा है, क्योंकि मैं विदेश जाते रहता हूँ और मुझे आश्चर्य होता है कि इतने लोग वहाँ वेजिटेरियन हैं। हमसे पहले पूछ रहे तो अच्छा होता है, क्योंकि विदेश सबसे ज्यादा तो प्रधानमंत्री को छोड़कर वो तो औपचारिक रूप में जाते हैं, मैं तो उनके वहाँ प्रवासी भारतीय हाँ इन्विटेशन में जाता हूँ, तो मुझे नहीं लगता है। और ऐसा ये तो भयंकर स्टेटमेंट है। तो तुम मेरे इतिहास को, तुम्हारा कोई इतिहास तो है नहीं, इतिहास पर चोट कर रहा है। और मेरा पूछना इनसे है, बीफ गोवा में चल रहा है कि नहीं, नागालैंड में चल रहा है कि नहीं, मणिपुर में चल रहा है कि नहीं, खा रहे हैं कि नहीं? इन्हीं के मुख्यमंत्री पारीकर बोले थे ना कि मेरे रहने जीने के तरीके में इंटरफेयर मत करो, ये मेरी संस्कृति है, तुम रोक लिए। नए साल के पहले ही दिन भारत ने एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया। दुनिया भर में 1 जनवरी को पैदा हुए बच्चों में से सबसे ज्यादा ने भारत में जन्म लिया। दुनिया भर में बच्चों के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनिसेफ के मुताबिक 1 जनवरी को दुनिया भर में करीब 4 लाख बच्चों का जन्म हुआ। इनमें सबसे ज्यादा 67,000 से ज्यादा बच्चे भारत में जन्मे हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर चीन है, जहां नए साल पर 46,000 से ज्यादा बच्चे पैदा हुए हैं। यूनिसेफ के मुताबिक साल 2020 के पहले बच्चे का जन्म फिजी में हुआ, जबकि सबसे आखिरी नंबर का अमेरिका का रहा। अनुमान है कि भारत 2027 तक भारत आबादी के मामले में चीन को पीछे छोड़ देगा। जम्मू कश्मीर में बड़ा सड़क हादसा हो गया। जम्मू कश्मीर में राजौरी जिले के लंबेरी में एक बस के गहरी खाई में गिर जाने से 10 लोगों की मौत हो गई और 15 लोग घायल हो गए। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में एक युवक का पिस्तौल लेकर पाकिस्तानी गाने पर डांस करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हम पाकिस्तानी मुजाहिद हैं, इस धरती के रखवाले। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को काफी नुकसान पहुंचा, जिससे किसानों में मायूसी छा गई। शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी ने दिल्ली में कहा कि सीएए और एनआरसी से मुसलमानों को कोई खतरा नहीं है। साथ ही कांग्रेस और विरोधी दलों पर तीखा हमला किया और हिंसा के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया। कांग्रेस और टुकड़े टुकड़े गैंग ने मौजूदा हुकूमत के खिलाफ एनआरसी और सीए को लेकर तुम्हारे दिलों में भ्रम पैदा कर दिया है। नागरिकता कानून पर भड़की हिंसा में शामिल होने के आरोपों से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने इनकार कर दिया और कहा कि यूपी सरकार के लगाए गए सारे आरोप गलत हैं। वहीं विदेश से फंडिंग मिलने के आरोपों को भी नकार दिया। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का कोई भी फॉरेन फंडिंग का जो एलिगेशन है वो पूरी तरीके से बेबुनियाद है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से टीएमसी सांसद अबू ताहिर खान ने सफाई देते हुए कहा कि उनका और उनकी पार्टी के विधायकों का पीएफआई से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि पीएफआई ने गलत तरीके से अपने प्रचार में उनके नाम का इस्तेमाल किया, जिसके खिलाफ वो शिकायत करेंगे। उत्तर प्रदेश में बिजनौर के नेहटौर में 20 दिसंबर को हुई हिंसा में 11 आरोपियों के घरों के बाहर पुलिस ने नोटिस चिपकाया। इसके साथ ही 39 लोगों को नोटिस जारी किया गया। प्याज के दामों में धीरे धीरे गिरावट शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर सब्जी मंडी में प्याज के दाम में गिरावट आई है, जिससे प्याज का भाव 70 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया। लोग लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था कि लोग एक किलो जगह पाव ले रहे थे। अब जो है कि आधा किलो, 1 किलो, 2.5 किलो बिक रहा है। आज प्याज 70 रुपया किलो बिक रहा है। मध्य प्रदेश के इंदौर में आरएसएस की अखिल भारतीय कार्यकारिणी की 5 दिन की बैठक शुरू हो गई। इस बैठक में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी शामिल हुए, जिसमें नागरिकता कानून और बंगाल में विधानसभा चुनाव समेत कई मुद्दों पर मंथन होगा। मलेशिया में अंडर 19 बैडमिंटन प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल जीतकर उत्तर प्रदेश के सीतापुर लौटने पर परिजनों ने प्रवीण प्रताप श्रीवास्तव और शिवम त्रिपाठी का जोरदार स्वागत किया।
इस साल गणतंत्र दिवस की परेड में पश्चिम बंगाल की झांकी नजर नहीं आएगी। पश्चिम बंगाल की झांकी के प्रस्ताव को केंद्र सरकार की एक्सपर्ट कमेटी ने खारिज कर दिया है। इस फैसले को तृणमूल कांग्रेस ने राज्य का अपमान बताया। शेयर बाजार गुरुवार को बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 320 अंक बढ़कर 41,626 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 99 अंक उछलकर 12,282 पर बंद हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कर्नाटक के तुमकुर में सिद्ध गंगा मठ के दर्शन किए। पीएम ने रैली को संबोधित करते हुए नागरिकता कानून का विरोध कर रही कांग्रेस को जमकर खरी खोटी सुनाई। वहीं 370 के मुद्दे पर आवाज उठाने वाले विपक्षी दलों को भी घेरा। हमारी संसद में, हमारी पार्लियामेंट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बनाने का भी ऐतिहासिक कार्य किया, लेकिन कांग्रेस के लोग, उनके साथी दल और उनका बनाया इकोसिस्टम भारत की संसद के खिलाफ ही आज उठ खड़ा हुआ है। पाकिस्तान ने हिंदुओं पर जुल्म किया, सिखों पर जुल्म किया, जैन और ईसाइयों पर जुल्म किया, लेकिन कांग्रेस और उसके सारे साथी पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोलते हैं। इन लोगों ने भारत की संसद के खिलाफ ही आंदोलन शुरू कर दिया। ये लोग पाकिस्तान से आए दलितों, पीड़ितों, शोषितों, उनके ही खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। आर्टिकल 370 को हटाकर वहां के जीवन से आतंक और अनिश्चितता को दूर करने का जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों की अगुवाई में विकास के नए युग की शुरुआत का संकल्प भी आज सिद्ध हो रहा है। यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह अखिलेश यादव के नागरिकता कानून और एनपीआर का विरोध करने पर ऐसे भड़के कि उन्होंने अखिलेश यादव को 1 महीने के लिए पाकिस्तान जाने और वहां के हालात समझने की सलाह दी। इसके बाद जमकर सियासी तीर चला। हर नागरिकता का रजिस्ट्रेशन होता है, वो कम से कम लाखों आप विदेशी आ गए हिंदुस्तान के अंदर, तो यदि नहीं पूछा जाएगा उनसे तो कैसे आप चलाना चाहते हैं, हिंदुस्तान को क्या रखना चाहते हैं? आप जाइए पाकिस्तान में, अखिलेश जी से पूछे कि पाकिस्तान ना चले जाए, थोड़ा होकर आ जाए और वहां मंदिर का पूजा करें 1 महीना थोड़ा सा, तो एहसास हो जाएगा क्या होता है वहां। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता सत्ता के अहंकार में इतना डूब गए हैं कि वो क्या कह रहे हैं उनको इस बात का होश नहीं है। पाकिस्तान इतना प्रिय लगता है इन लोगों को, सुबह से शाम पाकिस्तान 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 करते हैं। है प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के, है प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के, है मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, लेकिन सुबह से शाम तक झाल मजीरा लेके पाकिस्तान पाकिस्तान। चले जाओ भाई, इतना पाकिस्तान से प्रेम है तो तुम लोग क्यों चले जाते हो? चले जाओ, वही रहो। यहाँ पे कोई उपलब्धि नहीं, कोई काम नहीं। उनको इस प्रकार की सलाह इसलिए देने की आवश्यकता, उत्तर प्रदेश में श्री अखिलेश यादव जी लगातार इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं, इससे उपद्रव बढ़ता है। प्रियंका जी जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में जाकर के इस प्रकार के लोगों को बढ़ावा देने का काम करती है, तो उससे विवाद बढ़ रहा है, बवाल बढ़ रहा है। तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो कहा है गलत नहीं। बात पाकिस्तान की नहीं हो रही है, बात भारत की है, भारत के नागरिकों की है। भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि उनसे समझदार कोई नहीं है, इसलिए मुद्दे को भटकाना और लोगों को गुमराह करना उनका एजेंडा रहता है। भारतीय जनता पार्टी अपनी वो ब्रांच बंद कर दे जहां से पासपोर्ट जारी होता है। बहुत हो चुका, जिसको देखो ये पाकिस्तान भेजते हैं और जिसको देखो भारत में रहने का लाइसेंस देते हैं। ये अधिकार भाजपा का नहीं है। तो मैं ऐसे जितना कहकर कि उपदेश न दें, हमको मालूम है क्या करना। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त होते ही जनरल बिपिन रावत ने दुश्मनों के खिलाफ चक्रव्यूह की तैयारी शुरू कर दी है।
जनरल रावत ने थिएटर कमांड्स बनाने के संकेत दिए हैं। थिएटर कमांड्स युद्ध के दौरान दुश्मन पर हमले के लिए तीनों सेनाओं के बेहतरीन तालमेल का सिस्टम है। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जवानों को ऑपरेशनल कमांडर के नीचे लाकर थिएटर कमांड बनाया जाता है। इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स का मकसद युद्ध क्षेत्र को हैंडल करने के साथ सैनिकों को बेहतर संसाधन मुहैया करवाना होता है। देश के करीब 15 लाख सैन्य बल को एकजुट करने के लिए थिएटर कमांड जरूरी है। इससे आधुनिकीकरण का खर्च कम होगा। देश में अंडमान और निकोबार में ही एक थिएटर कमांड है, जिसकी स्थापना 2001 में हुई थी। तीनों सेनाओं के पास अलग अलग 17 सिंगल कमांड हैं, जिन्हें 6 थिएटर कमांड में लाने का सुझाव दिया गया है। राजस्थान में अलवर के नेशनल हाईवे पर कोहरे का कहर देखने को मिला, जहां घने कोहरे की वजह से जयपुर दिल्ली हाईवे पर एक के बाद एक 30 गाड़ियां आपस में टकरा गई। और इस हादसे के बाद हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। तस्वीरों में साफ दिखा कि एक ट्रक में पीछे से कार ने टक्कर मारी। इस हादसे में एक कार ट्रक से टक्कर होने के बाद बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि एक कार हादसे के बाद जल गई, तो एक कार हादसे के बाद डिवाइडर पर जा चढ़ी। इस हादसे के बाद मौके पर कोहराम मच गया। सफर कर रहे लोगों की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग मदद के लिए पहुंचे और इस हादसे में 15 से ज्यादा घायलों को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं इस हादसे के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया, जिसे मौके पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद खुलवाया। महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने सरकार तो बना ली, बड़ी मशक्कत से मंत्रिमंडल ने भी शपथ ले ली, लेकिन अब मंत्रालय के बंटवारे को लेकर तनातनी बनी हुई है और बैठकों का दौर जारी है। खबर है कि कांग्रेस मनपसंद विभाग नहीं मिलने से नाराज है, लिहाजा सूत्रों के मुताबिक प्रदेश में 2 नए मंत्रालय बनाने का फॉर्मूला सामने आया है। एक नया मंत्रालय तीर्थ क्षेत्र का विकास मंत्रालय होगा, जिसमें शिरडी और सिद्धि विनायक मंदिर जैसे संस्थान आएंगे, और दूसरा नया मंत्रालय मेट्रो परियोजनाओं के लिए बनाए जाने की चर्चा है। मंत्रिमंडल बंटवारे को लेकर जारी तनातनी की वजह से ही अभी तक विभागों का बंटवारा नहीं हो पाया। बताया जा रहा है कि कांग्रेस में कर्नाटक जैसी बगावत को रोकने के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे मोर्चे पर जुटे हुए हैं। और खबर यह भी है कि कांग्रेस कृषि, सहकारिता, आवास और ग्रामीण विकास मंत्रालय नहीं मिलने की वजह से नाराज है। वहीं गृह मंत्रालय पर एनसीपी का दावा है और तय माना जा रहा है कि अगला गृह मंत्री एनसीपी का ही होगा। लेकिन मंत्रालयों को लेकर चल रही जोर आजमाइश की वजह से विपक्ष को उद्धव ठाकरे पर हमला करने का मौका मिल गया है। वहीं कांग्रेस की फंसी हड्डी हो गई, लेकिन मलाईदार मंत्रालय मिलने पर एनसीपी ने कहा कि ये सरकार में शरद पवार का रुतबा है। नहीं, कांग्रेस में कोई नाराजगी नहीं, डिस्कशन होता है और हम डिसीजन करते हैं, सबको साथ में लेके। सबको अच्छा लगता है कि अच्छा पोर्टफोलियो चाहिए, ये तो सबकी ये होती है, लेकिन हम डिस्कशन से हम बांट लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक ऐसा आरोप भी लग रहा है देखिए, पवार साहब के कारण सरकार बनी है, पवार साहब का आशीर्वाद है, पवार साहब का मार्गदर्शन है, उसमें किसी को मन में कोई शंका नहीं होनी चाहिए। और जो भी विभाग बांटे गए, तीनों पार्टी ने आपस में बैठ के तय किया है। और हमें लगता है कि सबसे ज्यादा जो वरिष्ठ मंत्री हैं, पूरे मंत्री में आप देखोगे तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मंत्रियों में वरिष्ठ मंत्रियों की संख्या ज्यादा है। तो जिस तरह से वरिष्ठ मंत्री ने आपस में बैठ के तय किया है, और हमें लगता है कि सबसे ज्यादा जो वरिष्ठ मंत्री हैं, पूरे मंत्री में आप देखोगे तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मंत्रियों में वरिष्ठ मंत्रियों की संख्या ज्यादा है। तो जिस तरह से वरिष्ठ मंत्री हैं, उसी तरह से उनको विभाग दिए जाएंगे। जो ये है गृह मंत्री या गृह मंत्रालय ये एनसीपी को दिया जा रहा है, तो निश्चित रूप से जिम्मेदारी लेने लायक लोग हैं, इसलिए दिया जाएगा। थी, लेकिन ये मतलब तीनों पार्टी एक साथ आई है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि भाई 3 चक्के की गाड़ी कितनी दिन चलेगी। अगर फास्ट चलना है तो 4 चक्के की आवश्यकता थी, लेकिन अभी 3 चक्के की ये जो ऑटो रिक्शा है, ये ऑटो रिक्शा बहुत दिन तक नहीं चल सकती है, लेकिन ठीक बात है। मुझे अभी विस्तार तो हो गया कैबिनेट का, थोड़ी बहुत नाराजगी थी वो भी दूर हो गई, लेकिन जनता चाहती है जल्दी से जल्दी जो मंत्रियों का विभाग है तो उनके पास देने चाहिए। कोई मुश्किल सरकार 5 साल चलेगी, सरकार 5 साल चलेगी और एकदम ठीक तरीके से चलेगी और राज्य को विकास के रास्ते पर लेके जाएगी। और लौटने फौरन वापस आप बने रहिए हमारे साथ।
प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि 2019 में साल के 359 दिन वाराणसी में धारा 144 लागू की गई। पीएम के अपने संसदीय क्षेत्र में, और उनकी हिम्मत है कि कहते हैं कि लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में नागरिकता कानून के विरोध में 20 दिसंबर को हुई हिंसा के 2 वीडियो अब मेरठ पुलिस ने जारी किए। पहले वीडियो में पुलिस वालों के साथ आरएएफ यानी कि रैपिड एक्शन फोर्स के जवान दुकान से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि यहां हुई हिंसा के दौरान पुलिस वालों को इस दुकान में बंद कर दिया गया था और उन्हें जिंदा जलाने की कोशिश की गई। जबकि दूसरे वीडियो में पुलिस और आरएएफ के जवान आग के बीच से बाहर जाते हुए दिख रहे हैं। ये वीडियो हापुड़ रोड का बताया जा रहा है। इन जगहों पर पुलिसकर्मियों के घिरे होने की सूचना के बाद मौके पर भारी पुलिस फोर्स पहुंची, जिसके बाद पुलिसकर्मी और आरएएफ के जवानों को बचाया गया। यहां हुई हिंसा में आरएएफ के 2 जवानों को गोली लगी। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज किया है और कार्रवाई भी कर रही है। और चलते चलते आज का गीत 3 जनवरी यानी कि आने वाले कल अभिनेत्री गुल पनाग का जन्मदिन है। साल 2006 में आई उनकी फिल्म डोर के इस खूबसूरत गीत के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं।